अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम फिज़िक्स के कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि डॉन अकेडमी की तरफ से कंडक्ट किया गया था। डॉन अकेडमी जो कि हर साल एएमटी कंडक्ट करता है, एनुअल एमसीक्यूज़ टेस्ट अपना कंडक्ट करता है क्लास 9 से इंटरमीडिएट तक। तो उनके टेस्ट के अंदर जो क्लास 9 के अंदर फिज़िक्स का जो पोर्शन है, आज हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने एक काम करना है कि इत्मीनान से इसको समझना है कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से करेक्ट हो रहा है, और उसी के साथ साथ आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना है कि आपके कितने मार्क्स जो हैं वो स्पेशली फिजिक्स पोर्शन सही हुए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव क्वांटिटी। अब देखेंगे ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में से हमें ऑब्टेंड होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, तो इट मीन्स के लेंथ की बात हो गई। लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और लेंथ डिवाइड करिए टाइम के साथ, तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डिवीजन हो रही है और हमें स्पीड मिल रहा है। तो स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारे पास सी होगा। सिमिलरली उसके बाद हमारे पास है क्या, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट या फ्री फॉलिंग बॉडी नियर अर्थ सरफेस हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ। अर्थ सरफेस के नियर जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही होती है। इट मीन्स कि जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा होता है वो भी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास सेकंड एमसीक्यू के अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी होगा। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि द फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन इज, वो फोर्स कौन सी है जो कि प्लैनेट्स को सन के अराउंड ऑर्बिट करवाती है। तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फोर्सेस के लिए हमारे पास मैग्नेट होना चाहिए या करंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हमारे पास चार्जेस होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स वो है जो कि किसी सर्कुलर मोशन के अंदर हो। लेकिन अगर हम प्लैनेट्स और सन की बात कर रहे हैं तो उस फोर्स का जो नाम होगा हमारे पास स्पेसिफिकली वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो इट मीन्स के यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आप यहाँ पर देखें कि अगर हम एक सर्कुलर पाथ को कंसिस्ट भी करें, बना भी लें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पर एक चीज तो है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मोशन करता है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, और फिर हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शंस में आप देखेंगे सबसे पहले कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एज वी नो डेट कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए या तो स्पीड में चेंज आना चाहिए या तो डायरेक्शन में चेंज आना चाहिए। अब स्पीड तो यहाँ पर कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर जीरो नहीं होगी, यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे पास। और ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं और क्वांटिटी ऑफ मोशन हमारे पास किसको डिफाइन करते हैं, मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, यानी कि ए बी एंड डी तो नहीं हो सकते। लेकिन ये जो ऑप्शन सी है आप देखेंगे नेट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, एक ऐसी फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का भी नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट ऑप्शन होगा। यही एक स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर ट्रू है, करेक्ट है। फिर इसके बाद अगर हम आ जाएं कि द एफिशिएंसी ऑफ एन हीट इंजन, आइडियल हीट इंजन। अब अगर हम आइडियल हीट इंजन की बात करें तो हमारे पास आइडियल हीट इंजन भी ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 100% के करीब होती है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमारे पास हीट इंजन में कुछ अमाउंट जो है वो लॉस भी हो जाता है, सिंक भी हो जाता है। इसलिए अगर हम आइडियल हीट इंजन भी ले रहे हैं तो उसकी भी एफिशिएंसी हमारे पास 100% नहीं हो सकती, 0% भी नहीं हो सकती, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हम इसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि बिटवीन 0% एंड 100%। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ थिन वायर। थिन वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे
थिन वायर है तो उसका डायमीटर और कम होगा, तो इसलिए हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो, ताकि हमें एक्यूरेट वैल्यूज मिल सके। और आप देखेंगे वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास है ऑलमोस्ट 0.01 मिलीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है। तो हम इसके थ्रू डायमीटर को मेजर करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास डिपेंड करता है, देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, और टॉर्क हमारे पास किसका प्रोडक्ट होता है? टॉर्क हमारे पास प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अब आप देखें यहाँ पर कि यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क जो है वो डिपेंड किस पर करता है? फोर्स एंड मास नहीं, मास एंड वेलोसिटी अगेन नहीं, स्पीड एंड टाइम नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क जो है वो फोर्स एंड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लाइक हम मोमेंट आर्म और फोर्स उनके रिलेशन वगैरह को भी पढ़ते हैं। फिर हम आ जाते हैं एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें है कि द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन अ इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इज, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लिक्विड में इमर्ज करें तो लिक्विड की तरफ से जो उस पर फोर्स एक्सर्ट होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कौन सी होती है? तो हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो प्लैनेट्स को सन के अराउंड रिवॉल्व करवाता है, फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करती है, सरफेस टेंशन को हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डेट इज बॉयंट फोर्स। उसके बाद फिर हमारे पास एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट इट हाईएस्ट पॉइंट इट्स, अगर एक बॉल को हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो आप बताएं कि हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? अब देखें कि अपवर्ड जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जो है वो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो तो कांस्टेंट उस पर एक्ट कर ही रही होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा हम उसे टिक कर लेंगे। वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, नहीं। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, अगेन नहीं। velocity is 0, yes, and acceleration is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, यस, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है कि हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हुक्स लॉ के अंदर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? तो हुक्स लॉ के अंदर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। फिर अगर हम बात करें एमसीक्यू 81 की, तो द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एरिया जो है एरिया को अगर हम बात करें तो एरिया की हम फाइंडिंग्स इस तरीके से करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और यहाँ पर लेंथ की जगह पर आ जाएगा लेंथ इनटू विड्थ की जगह पर आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें डिस्टेंस देता है, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं देता, स्पीड नहीं देता, फोर्स नहीं देता, बल्कि डिस्टेंस देता है। तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जितना हुआ होगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर उसका एरिया जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो इस डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी होगा। फिर आ जाता है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज गिवन बाय, वेट इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि हम क्लास 6 से लेकर पढ़ते आ रहे हैं कि W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब mg से क्या मुराद? mg से मुराद है कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमें क्या देगा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट देगा अर्थ के ऊपर। फिर अगर हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ पावर की, तो पावर हमें मालूम है कि पावर किसके बराबर होता है? वर्क डन अपॉन टाइम के। अब जब हम वर्क डन अपॉन टाइम की बात करें तो वर्क डन का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड, जूल अपॉन सेकंड हमारे पास किसके बराबर होता है? वो वॉट के बराबर होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ जो पावर होगा वो हमारे पास क्या होगा? वॉट होगा। इसी तरीके से द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, अगर हम फोर्स अप्लाई करें और आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट फोर्स ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, तो हम
उसे उसकी इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, उसकी इस एबिलिटी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यहाँ पर जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कोल हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर नहीं आता, पेट्रोलियम भी नहीं, यहाँ पर हमारे पास विंड एनर्जी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारे पास एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल है, वाहिद एग्जाम्पल यहाँ पर ये ही हमारे पास है। फिर आ जाता है कि द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट लाइज एट, ये हम अपनी क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि जो यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट होती है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमेशा उसके सेंट्रॉइड के ऊपर लाया करती है। अब आप मुझे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सेंट्रॉइड और सेंटर में क्या फर्क है, लाजमन बताइएगा मुझे। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि विच प्रॉपर्टी अलाउज लिक्विड टू फ्लो, लिक्विड को ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो करने के लिए अलाउ करती है। अब लिक्विड को जो प्रॉपर्टी अलाउ करती है फ्लो करने के लिए वो होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो उसे अलाउ करती है फ्लो करने। फिर आ जाते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड इज। अब देखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है और डायरेक्शन भी पर्टिकुलर है, यानी कि ना तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है ना ही यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है। तो इट मीन्स के यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी जीरो हो जाएगी। तो इस एमसीक्यू के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा जो कि जीरो है। फिर उसके बाद है कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर्स इन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है उस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम कन्वेक्शन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन से बड़ा ही आसान सा टेस्ट है, न्यूमेरिकल्स अभी भी यहाँ पर मिसिंग है लेकिन ओवरऑल इट्स गुड। फिर हम आ जाते हैं कि द फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड। अगर हम उस फोर्स की बात करें जो कि मोशन को अपोज कर रही है, मैं ऊपर बता भी चुका हूँ, दो सरफेसेस के बीच में जो मोशन हो रहा है उसे जो यानी कि वो फोर्स जो कि कांटेक्ट फोर्स हो और मोशन को अपोज करे उस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू 90 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हम आ जाते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है, एक्सेलरेशन जो है बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट फोर्स के, और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। फिर हम आ जाते हैं कि अ कपल इन फिजिक्स रेफर्स टू, कपल इन फिजिक्स हमारे पास क्या होते हैं। आप देखेंगे हमारे पास सेम लाइन होनी चाहिए और उस सेम लाइन के अंदर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करें तो वहां पर कपल प्रोड्यूस होता है। तो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट से कनेक्ट हो रहा होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लाइक आप देखेंगे ऑप्शन ए है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो ये ऑप्शन ए ही हमारे पास जो है वो हमारे क्वेश्चन को कनेक्ट कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए ही होगा। हम चाहें तो नीचे भी देख सकते हैं लेकिन आप फिर उन्हें कंसिडर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर हम आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट डेंसिटी। अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कितना मास कितने वॉल्यूम के ऊपर आया हुआ है वो डेंसिटी के बारे में बताता है उसकी, या डेंसिटी उसके बारे में हमें बताती है। यहाँ पर आप देखेंगे एयर, वाटर, ऑयल एंड आयरन। तो आप देखेंगे एयर एक गैसियस स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर कम होगा। वाटर लिक्विड है कम होगा, ऑयल लिक्विड है कम होगा। लेकिन आयरन की अगर हम बात करें तो ये एक सॉलिड है और इसके साथ साथ इसकी जो डेंसिटी है वो भी ज्यादा होती है। तभी आप देखेंगे एक स्मॉल छोटी सी निडल भी जो है वो वाटर के अंदर सिंक कर जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा। फिर हम आ जाते हैं द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस भी करते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है वो हमारे पास होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा आर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। फिर हम आ जाते हैं
कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो हमें मालूम है कि एक हमारे पास होता है ह्यूमिडिटी और दूसरा होता है हमारे पास टेम्परेचर। ये दो क्वांटिटीज हैं या ये दो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड पर एयर के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेंसिटी या ह्यूमिडिटी तो गिवन है नहीं, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही गिवन है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जिस भी ऑप्शन पर होगा वो हमारा करेक्ट होगा, लाइक टेम्परेचर ऑफ द एयर, तो यहाँ पर बी राइट ऑप्शन है। तो ये हमारी क्लास 9th की जो टेस्ट थी जिसे हमने डिस्कस किया, इसके हवाले से कुछ भी पूछना हो, कोई भी सजेशन देनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड इंटर को भी अपलोड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।